दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करेंगे। आप भी अपना आंसर कमेंट करके अपना तैयारी चेक कर सकते हैं। आपकी कितनी तैयारी है हमें कमेंट ज़रूर करें। जब आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे तो आपको अपनी तैयारी का लेवल पता लगेगा। तो आप सभी जुड़ जाइए। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल रहा है वीडियो में कनेक्ट होते जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़ आप सभी, और अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर करते रहें। लास्ट में अपना स्कोर जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे ये हमारा लाइव टेस्ट नंबर 9 है। दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट होता है तो प्रीवियस टेस्ट की पीडीएफ वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जैसे अभी ये 9 नंबर है तो 8 नंबर की पीडीएफ आपको आज वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कोशिश किया है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने का, और उम्मीद है कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सवाल है कि एक अधिष्ठापन में भार की गणना करते समय उद्दीप्त लैंप की रेटिंग कितनी ली जाती है। कीजिए अपना कमेंट फटाफट। 60 वाट, 25 वाट, 1000 वाट या 2000 वाट। यानी जब आप किसी इंस्टॉलेशन में लोड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस दौरान इनकेंडिसेंट लैंप की रेटिंग कितनी लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी का कमेंट भी आया है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 60 वाट। ध्यान रखें, उद्दीप्त लैंप आप घर में चाहे 200 वाट का यूज कर रहे होंगे, लेकिन कैलकुलेशन करते समय इस लैंप को 60 वाट का ही लिया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट का लास्ट वीडियो पर कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि टेक्निकल में आपकी अच्छी तैयारी है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। नहीं तो टेक्निकल का लेवल यही होता है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा। ईजी इसलिए लग रहा है कि आपकी तैयारी है। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर यही होते हैं, इसलिए जो पढ़े हुए क्वेश्चन है आपको इजी लगता है, तैयारी है इसलिए। तो लेवल इम्प्रूव करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन को आप बस साथ में करते रहें। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा सवाल है, मैं टाइम दूंगा आपको कमेंट करने के लिए भी। एक जनरेटर 200 वोल्ट उत्पन्न करता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है और ये 100 ओम के एक लोड को सप्लाई करता है। बताइए ये उस लोड को कितनी पावर डिलीवर करेगा। यानी लोड को मिलने वाली शक्ति की कैलकुलेशन आपको करनी है, राइट। जनरेटर डीसी का मान लेना भाई, सवाल में शायद मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी, डीसी का जनरेटर है ये, ठीक है। हाँ तो कीजिए अपना कमेंट फटाफट। 200 वाट, 100 वाट, 400 वाट या 800 वाट, ठीक है। ज़रा बताइए कितना आएगा। देखो भाई मैं करवा देता हूँ, आपका कमेंट तब तक साथ में चलता रहेगा, पता भी आपको लगना चाहिए। देखिए आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध है ना, तो हमेशा सीरीज में ही होते हैं, इसलिए जो टोटल प्रतिरोध होगा ना वो 200 ओम बनेगा, राइट। एक सोर्स जिसकी 200 वोल्ट की सप्लाई है, 200 ओम उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, उस सोर्स की करंट वैल्यू कितनी हो गई, 1 एम्पियर। दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस भी वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 100 ओम अंदर 100 वोल्ट ड्रॉप करवा जाएंगे, और 100 ओम के इस लोड को कितनी मिलेगी, 100 वोल्ट। तो अब पावर बराबर वी स्क्वेयर बटे आर कर दीजिए, चाहे तो वी इंटू आई कर दीजिए, बात एक ही है। 100 वोल्ट उस लोड को मिल रहा है, 1 एम्पियर उसमें से करंट चलेगा, उसका पावर कितना आएगा, 100 वाट। बी ऑप्शन आप में से जिनका भी आया है बिल्कुल सही उत्तर है, 100 वाट इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 10 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है। वोल्ट प्रति सेकंड के बराबर पूछा है, तो ये वोल्ट प्रति सेकंड तो करने की ज़रूरत नहीं है। जूल प्रति कूलाम जो है ये सीधा सीधा आप वोल्ट के बराबर भी कर सकते हो, राइट। यानी सीधे सीधे यही होता है। तो विभवांतर क्या है, किया गया कार्य और उस कार्य को करने के लिए किस आवेश की हमें आवश्यकता हुई। तो जूल प्रति कूलाम हो गया ना, तो 10 जूल प्रति कूलाम 10 वोल्ट के बराबर ही आएगा। आप में से जिसका भी कमेंट आया है बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा।
फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करने के लिए टाइम दूंगा, ये भी कैलकुलेशन वाला ही है। दो समरूप इंडक्टर चुंबकीय रूप से जुड़े हैं। समरूप का मतलब है उनमें टर्न की संख्या एक बराबर है, लंबाई, कोर का मटेरियल सब कुछ सेम है। इनके मध्य म्यूचुअल इंडक्शन 10 मिली हेनरी का है और इनका कपलिंग गुणांक 0.4 है। सेल्फ इंडक्शन की गणना कीजिए। 4 मिली हेनरी, 16 मिली हेनरी, 25 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। कीजिए अपना कमेंट फटाफट। देखिए दोस्तों, शायद आप सबको क्वेश्चन अच्छे से याद भी होगा, मैंने करवाया भी था। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है कि कपलिंग गुणांक इंटू सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर सेल्फ इंडक्शन ना दिया हो और दोनों का अलग अलग इंडक्टेंस दिया होता ना, तो फिर √L1 इंटू L2 होता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जब सेल्फ इंडक्शन ज्ञात करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको कपलिंग गुणांक का भाग देना है। तो जब आप सेल्फ इंडक्टेंस के लिए 10 मिली हेनरी को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 25 मिली हेनरी। सी ऑप्शन आप में से जिसका भी कमेंट आया है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सामान्य अनुप्रयोग के अनुसार यानी जनरल प्रैक्टिस में एक 400 केवी का जो स्विच यार्ड है उसके लिए आवश्यक भूमि कितनी होनी चाहिए? 30 एकड़, 50 एकड़, 10 एकड़ या फिर 20 एकड़? कीजिए अपना कमेंट फटाफट से, कितनी होनी चाहिए। ये नया क्वेश्चन हमने दिया है, वैसे तो फिक्स है, ध्यान रखें। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जब दोबारा सामने आ जाए तो सीधा आंसर आपको करना है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, 50 एकड़ इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। यानी जनरल प्रैक्टिस में 400 केवी का जो स्विच यार्ड है वो लगभग 50 एकड़ भूमि में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल है कि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में नियमित अंतराल के बाद चालकों की स्थिति का परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपने देखा होगा ना, तारों की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो ये पोजीशन चेंज होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल एक परिभाषा ये, वैसे तो मैंने कई बार बताया है इस तरह को। देखो, टर्मिनेशन होता है, जो केबल होती है ना उसके आगे की साइड में लग या थिम्बल लगाना, ये टर्मिनेशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो वितरण होता ही है, हम सब जानते हैं। शंट जो होता है ये होता है लाइन के साथ पैरेलल में कोई कम मान का प्रतिरोध जोड़ देना। तो इस प्रक्रिया को या इस स्थिति परिवर्तन होने की प्रोसेस को जो है ना ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। और ट्रांसपोजिशन के भी कई कारण होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहेगा। जिसका भी सी उत्तर आया वो बिल्कुल सही है, अपने क्वेश्चन में उसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि वह अधिकतम स्पीड कैलकुलेट कीजिए जब एक अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ प्रचालित हो। देखो, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ तो मैक्सिमम स्पीड आती है 3000 आरपीएम। क्यों? क्योंकि 2 पोल होते हैं। अब बात यह है कि हमें 2 पोल, क्योंकि पोल तो मिनिमम 2 ही हो सकते हैं ना, तो 2 पोल और 60 हर्ट्ज वाले एक अल्टरनेटर का आरपीएम कैलकुलेट करना है। कीजिए ज़रा फटाफट से। NS बराबर क्या होगा? F इंटू 120 अपॉन पोल, फ्रीक्वेंसी 60, पोल 2। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3600 आरपीएम। यानी इस अल्टरनेटर को मैक्सिमम हम 3600 आरपीएम पर रोटेट करवा सकते हैं। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही आया है। अगला सवाल है कि I0 शाखा परिपथ में धारा की गणना कीजिए। किरचॉफ का लूप नियम आपको लागू करना है। डायग्राम मैं आपको छोटा करके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि अभी सबको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो शाखा है ना I0, इसमें करंट की वैल्यू पूछा है। देखो, ये 2 एम्पियर जंक्शन की ओर आ रही है, ये 4 एम्पियर जंक्शन की ओर आ रही है। जंक्शन की ओर आने वाली धारा कितनी हो गई? 6 एम्पियर। ये 10 एम्पियर जंक्शन से दूर जा रही है, इसमें से माइनस कर दो। आंसर कितना आया? माइनस का 4 एम्पियर। क्वेश्चन देखा सभी ने? ऑप्शन अपना तैयार कर लिया सभी ने? अब कर दीजिए कमेंट, कितना आ रहा है? डी उत्तर है, माइनस का 4 एम्पियर करेंगे, राइट। चलिए अगला सवाल है कि रनिंग अवस्था में एक इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त कर लेती है
बताइए इस समय स्लिप का मान कितना होगा। फॉर्मूले से बताना है, किस फॉर्मूले के बराबर होती है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले करवाया हुआ है, बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस दे करके, रोटर रिएक्टेंस दे करके मैंने स्लिप का मान पूछा है आपसे बहुत बार, और फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस बटे रिएक्टेंस। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा कि इस समय जो स्लिप का मान होता है वो रोटर प्रतिरोध और रोटर रिएक्टेंस के अनुपात के बराबर होता है, यानी स्लिप बराबर R2 बटे X2। टू का मतलब यहाँ पर रोटर है, रोटर का रेजिस्टेंस बटे रोटर का रिएक्टेंस। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला 10वां सवाल आपके सामने है कि चुंबकीय कपलिंग वाले परिपथों में म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान सदैव कैसा होता है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट। देखो, मैग्नेटिक रूप से जुड़े हुए परिपथ जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से जुड़ा है। इंडक्शन मोटर का रोटर और स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इन परिपथों में कुछ न कुछ म्यूचुअल इंडक्शन जरूर होगा। इनका म्यूचुअल इंडक्शन शून्य कभी नहीं हो सकता, अनंत देखिए वैसे भी कभी नहीं हो सकता। मान नेगेटिव आएगा नहीं, तो थोड़ी बहुत वैल्यू ही क्यों ना आए, लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के लिए निम्न में से कौन सा वांछित गुण नहीं है। दोस्तों ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूँ नहीं है, ठीक है ना। नोट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च डक्टिलिटी, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। ABCD कर दीजिए फटाफट आपका कमेंट्स। देखो भाई, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, क्योंकि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध से जो है वो प्रभावित होता है। डक्टिलिटी भी हाई होनी चाहिए, यानी सरलता से टूटे नहीं, सरलता से घिसे नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु भी उच्च होना चाहिए, जल्दी से पिघले नहीं। लेकिन ताप गुणांक जो है ना वो उच्च नहीं होना चाहिए। ताप गुणांक उच्च होने का मतलब क्या है, ताप के साथ प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा परिवर्तित होगा, है कि नहीं। हम ये चाहते हैं कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ताप के साथ प्रभावित हो ही ना, यानी हम तो ये चाहते हैं कि जीरो हो, जैसे कॉन्स्टेनन, मैग्नीन इन धातुओं का होता है, जीरो होता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये जितना हो सके निम्न हो, लो होना चाहिए, हाई नहीं। तो सी ऑप्शन जो है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। तो आप में से जिसका भी कमेंट आया बिल्कुल सही उत्तर आया है। अगला सवाल है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या धारा के लिए एक अल्टरनेट किसके बराबर होता है। अल्टरनेट समझते हो गया, इसकी जगह इसका, इसकी जगह उसका, है ना। यानी अल्टरनेट का मतलब होता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। तो देखो जरा, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म ऐसे चलती है कि हाफ साइकिल पॉजिटिव का, हाफ साइकिल नेगेटिव का। तो ये जो है ना, ये एक अल्टरनेट कहा जाता है। हाफ साइकिल जो होता है ना, एक आधे चक्र को एक अल्टरनेट बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, 1/2 साइकिल एक अर्ध चक्र के बराबर होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता हिस्टैरिसीस मोटर की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर पूछ रहा हूँ मैं, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर की विशेषता नहीं है लो नॉइस, यानी कम शोर। वैसे तो शोर रहित ही होता है, मोटर चलती है तो पता ही नहीं लगता। अनस्लोटेड रोटर, यानी रोटर में कोई स्लोट नहीं होते, कोई वाइंडिंग नहीं होती, तो बिल्कुल सही है ना। रोटर कठोर क्रोमियम का बना होता है, उच्च धारण क्षमता का होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। हमें इसकी हाई रिटेंटिविटी चाहिए होती है। स्मूथ रनिंग, अच्छी चलती भी है मोटर। हाई पावर की नहीं होती भाई, सिंगल फेज में होती है, और वो भी बहुत कम शक्ति की होती है। 100 वाट की, 200 वाट की, 50 वाट की, यहीं तक सीमित होती है। 50 वाट की भी नहीं होती, 2-2, 5-5 वाट की होती है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर वगैरह में काम में लेते हैं।
तो लो पावर रेटिंग वाली होती है ये हमेशा। हाई पावर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर की विशेषता नहीं है। आप में से जिसका भी कमेंट आया है डी, वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप अपने सही वाले क्वेश्चन में उसको काउंट कर लीजिए। अगला सवाल, निम्न में से किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट सबसे कम है? प्रारंभिक लागत, यानी जब पावर प्लांट को लगाया जाता है तब कोई खर्चा नहीं आता। तो एक ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन है थर्मल इलेक्ट्रिक, तीसरा है गैस और चौथा है न्यूक्लियर वाला, है ना। देखो थर्मल और न्यूक्लियर को तो छोड़ ही दो, इनकी स्टार्टिंग लागत भी बहुत है और रनिंग कॉस्ट भी बहुत होती है। इनिशियल भी है, रनिंग भी है, इनको परिचालन करने में भी खर्चा बहुत आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट कम है, परिचालन के समय इसमें लागत नहीं आती। जो गैस इलेक्ट्रिक है ना, उसकी इनिशियल कॉस्ट सबसे कम होती है तुलनात्मक रूप से। हालांकि परिचालन के दौरान हाइड्रो की सबसे कम है, परिचालन के समय तो गैस वाली पर भी खर्चा खूब आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। जिसका भी कमेंट आया सही क्वेश्चन में आप काउंट उसको कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 100 वाट का लैंप 2 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा? ध्यान रखना यहाँ पर KWH में नहीं पूछा है मैंने, जूल के संदर्भ में आंसर पूछा है। जूल, किलो जूल, मेगा जूल में ऑप्शन देना है। तो बताइए फटाफट से आपका क्या उत्तर बनेगा। ठीक है, वैसे आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए। एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, शक्ति इनटू समय के बराबर होती है। लेकिन ध्यान रखें जब आप जूल में गणना करने जा रहे होते हैं तो समय सेकंड में होना चाहिए। यानी 100 वाट का लैंप है, 2 घंटे तक चल रहा है, तो पहले मिनट में और फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 2 इंटू 60 आएगा। ठीक है, जब आप इसका यूनिट KWH में आंसर करें तब आपका टाइम ओवर से यानी घंटे में होता है, अभी यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए था। हो गया क्या सबका कैलकुलेशन? कितनी बनी होगी आंसर आपकी? सी ऑप्शन बना है सबका? 720 किलो जूल ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, सी उत्तर है। तो बस दोस्तों आज के लिए यही थे 15 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब सबको लास्ट में बोल रहा हूँ, क्लास पसंद आ गई हो तो क्लास कंप्लीट होने के बाद ज़रूर बताना कि इसी तरह की हम क्लासेज और लगाते रहेंगे। आपका स्कोर क्या रहा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे जितना हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।